नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार आर के स्टडी में आप सबका स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में आप देखेंगे वन वर्ड्स सब्स्टिट्यूशन का प्रैक्टिस सेट देखेंगे। वन वर्ड्स सब्स्टिट्यूशन को हिंदी में अनेक शब्दों का एक शब्द कहते हैं। जिस तरह से हिंदी में अनेक शब्दों का एक शब्द होता है, उसी तरह से अंग्रेजी में वन वर्ड्स सब्स्टिट्यूशन कहा जाता है। तो चलिए आइए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का पहला प्रश्न को देखते हैं। ए पर्सन हु लव्स एवरीबॉडी। देखिए यहाँ पहला प्रश्न है कि ए पर्सन हु लव्स एवरीबॉडी, एक व्यक्ति जो हरेक व्यक्ति से, हरेक लोग से, सभी लोग से प्रेम करता है, उसे क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा, सीधे आंसर पर आते हैं तो इसका आंसर होगा अल्ट्रिस्ट। अल्ट्रिस्ट का हिंदी होता है परोपकारी। अल्ट्रिस्ट को परोपकारी कहते हैं। परोपकारी जो हो गया परोपकारी। अल्ट्रिस्ट को परोपकारी कहते हैं। तो ए पर्सन हु लव्स एवरीबॉडी, एक व्यक्ति जो सभी व्यक्ति से, सभी लोगों से प्रेम करता है, उसको अल्ट्रिस्ट कहते हैं। याद रखेंगे, इसमें बी दूसरा आंसर है, दूसरा विकल्प सही है। इसको हिंदी में परोपकारी कहा जाता है। चलिए दूसरा प्रश्न को देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न है ए प्लेस वेयर हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड ऑफ ए गवर्नमेंट आर केप्ट। ए प्लेस वेयर हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड्स ऑफ ए गवर्नमेंट आर केप्ट, अर्थात वह स्थान जहाँ किसी प्रकार के ऐतिहासिक दस्तावेज या अभिलेख को रखे जाते हैं। तो वैसे स्थान जहाँ पर ऐतिहासिक दस्तावेज रखा जाएगा, उसको क्या कहा जाता है? तो उसको आर्चिव्स कहा जाता है। पहला विकल्प सही होगा, आर्चिव, जिसको हिंदी में ग्रंथ रक्षा गृह कहते हैं। ग्रंथ रक्षा गृह, ग्रंथ रक्षा गृह, ग्रंथ रक्षा गृह। इस तरह से याद रखेंगे कि ए प्लेस वेयर हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड ऑफ ए गवर्नमेंट आर केप्ट, यानी वैसा जगह जहां सरकार द्वारा ऐतिहासिक दस्तावेज या अभिलेख को रखा जाता है, उसको आर्चिव कहते हैं, ग्रंथ रक्षा गृह कहा जाता है। तो चलिए पहला विकल्प सही होगा। अब अगला तीसरा प्रश्न पर चलते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का प्रैक्टिस सेट है, तो हम तीसरा प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 3 को देख लेते हैं। तो प्रश्न संख्या 3 में है वुमेन हु इज हेड ऑफ कॉन्वेंट। वुमेन हु इज हेड ऑफ कॉन्वेंट कहने का मतलब है कि जो महिलाएं एक मठ के प्रमुख होती हैं, उसे क्या कहा जाता है? तो वैसी महिलाएं जो एक मठ के प्रमुख हैं, उसको क्या कहा जाता है? वुमेन हु इज हेड ऑफ ए कॉन्वेंट। तो इसको एबेस कहा जाता है। एबेस यानी पहला विकल्प सही होगा, एबेस। एबेस कहने का मतलब कि हिंदी में महंतिन। हिंदी में क्या कहेंगे? महंतिन। महंतिन, महंत से महंतिन हो गया, तो एबेस होगा। वुमेन हु इज हेड ऑफ ए कॉन्वेंट, यानी एक ऐसी महिला जो मठ का प्रमुख होते हैं, उसको महंतिन कहा जाता है, एबेस कहा जाता है। पहला विकल्प सही होगा। तो चलिए पहला विकल्प एबेस को सही लगा लीजिए। एक बात बता देना चाहते हैं कि चारों विकल्प को नहीं देख रहा हूँ। जो विकल्प सही है
उसी पर चर्चा कर रहा हूँ। समय इससे आपका बच जाएगा, समय ज़्यादा बर्बाद नहीं होगा। तो जो सही विकल्प है उसी पर चर्चा कर रहे हैं। तो चलिए अगला चौथा प्रश्न को देख लेते हैं। चौथा प्रश्न है, एन एग्रीमेंट ड्यूरिंग ए वार टू स्टॉप फाइटिंग फॉर सर्टेन टाइम। एन एग्रीमेंट ड्यूरिंग ए वार टू स्टॉप फाइटिंग फॉर सर्टेन टाइम। तो चलिए इसको क्या कहा जाता है? युद्ध के दौरान एक निश्चित समय के लिए लड़ना बंद करने का समझौता है। युद्ध के दौरान जब एक निश्चित समय के लिए युद्ध बंद कर दिया जाता है, किसी कारण से युद्ध को बंद किया जाता है, तो वैसे स्थिति को किस नाम से जाना जाता है, क्या कहा जाता है? तो उसे एरोनॉस्टिक दूसरा विकल्प देखिए, एरोनॉस्टिक, जिसको युद्ध विराम भी कहते हैं। युद्ध विराम, इसको देखिए युद्ध विराम हिंदी में भी चलते हैं, इसको समझ लीजिए। युद्ध विराम, इसको युद्ध विराम कहा जाता है। युद्ध विराम याद रखेंगे, युद्ध विराम कहा जाएगा। एरोनॉस्टिक दूसरा विकल्प एरोनॉस्टिक। चलिए अगला पांचवा प्रश्न पर चलते हैं। पांचवा प्रश्न है, स्पेशली आर यू किल्स एन इम्पोर्टेंट ऑफ फेमस पर्सन फॉर मनी और फॉर पॉलिटिकल रीजन। स्पेशली आर यू किल्स एन इम्पोर्टेंट और फेमस पर्सन फॉर मनी और फॉर पॉलिटिकल रीजन, अर्थात विशेष रूप से वैसे जो पैसे के लिए या राजनीतिक कारणों से किसी महत्वपूर्ण या प्रसिद्ध व्यक्ति को मारते हैं, तो उसे किस नाम से जाना जाता है, उसे क्या कहा जाता है? तो ऐसे लोगों को एसेसन कहा जाता है। तीसरा विकल्प एसेसन, इसको हत्यारा कह सकते हैं। सेशन मतलब हत्यारा, इसको एसेसन कहेंगे, हत्यारा कहेंगे। तीसरा विकल्प एसेसन मतलब हत्यारा होता है। तो वैसे लोग जो होते हैं जो किसी कारण से किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति की हत्या कर देते हैं किसी राजनीतिक कारण से, तो उसको एसेसिन कहा जाता है, हत्यारा कहा जाता है। तो चलिए छठा विकल्प पर चलते हैं, छठा प्रश्न पर चलते हैं। छठा प्रश्न पर चलते हैं। ए पर्सन हु एक्सपेक्ट टू बी ओबेड एट ऑल टाइम एंड गिव्स ऑर्डर विदाउट कंसल्टिंग ऑर्डर। कहने का अर्थ है कि ऐसा व्यक्ति जो हर समय पालन करने को की अपेक्षा करता है और दूसरों से परामर्श किए बिना आदेश देता है। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि एक ऐसा व्यक्ति का शासन जो अपनी मनमानी करता है और दूसरों को आदेश दे करके अपने मनमानी को पूरा करवाता है, उसे निरंकुशता कहते हैं, निरंकुश शासक कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में ऑटोक्रेट के नाम से जाना जाता है। ऑटोक्रेट होगा पहला विकल्प, सही होगा ऑटोक्रेट। तो ऑटोक्रेट पर लगा देंगे तो ये हमारा ऑटोक्रेट हो गया, जिसको निरंकुश शासन कहेंगे। निरंकुश शासन, ये निरंकुश शासन। ऑटोक्रेट मतलब निरंकुश शासन, हिंदी में जानिए कि निरंकुश शासन कहते हैं, इसको ऑटोक्रेट कहते हैं। सातवां प्रश्न पर चलते हैं। सातवां प्रश्न, ए पर्सन हु ट्रेवल्स इन ए स्पेस क्राफ्ट। एक ऐसा व्यक्ति जो अंतरिक्ष यान में यात्रा करता है। अंतरिक्ष यान में यात्रा करने वाले व्यक्ति को किस नाम से जाना जाता है? तो एस्ट्रोनॉट के नाम से जाना जाता है। एस्ट्रोनॉट, तो एस्ट्रोनॉट या एस्ट्रोनॉटिक्स कहेंगे उसको। तो उसको एस्ट्रोनॉट, देखिए एस्ट्रोनॉट है अंतरिक्ष यात्री जिसको कहते हैं। ये पहला विकल्प सही होगा,
यहाँ एस्ट्रोनॉट होना चाहिए, गलत लिखा गया है एस्ट्रोनॉट। इसको सुधारने की ज़रूरत है। देखिए एस्ट्रोनॉट, इसको देखिएगा गलत है, इसको एस्ट्रोनॉट लिख दे रहे हैं। एस्ट्रोनॉट, चलिए एस्ट्रोनॉट, एस्ट्रोनॉट मतलब होता है अंतरिक्ष यात्री, अंतरिक्ष यात्री, अंतरिक्ष अंतरिक्ष यात्री, अंतरिक्ष यात्री, ऐसे व्यक्ति को एस्ट्रोनॉट कहते हैं। ये गलत है, तो एस्ट्रोनॉट याद रखेंगे, पर्सन हु ट्रेवल्स इन ए स्पेसक्राफ्ट, ऐसे व्यक्ति जो अंतरिक्ष यान में यात्रा करता है उसको एस्ट्रोनॉट के नाम से जाना जाता है। तो चलिए 8वां प्रश्न पर चलते हैं। 8वां प्रश्न को देख लेते हैं। तो 8वां प्रश्न होगा, द एग्जामिनेशन ऑफ डेड बॉडी टू लर्न द काउज ऑफ डेथ, यानी कहने का मतलब है कि मौत के कारण जानने के लिए शव की जांच करना। जब किसी व्यक्ति का मौत हो जाता है तो उसके बारे में जानना है कि किस कारण से वह व्यक्ति मरा, तो इसके लिए अंतः परीक्षण, शव का परीक्षण किया जाता है, उस डेड बॉडी का अंतः परीक्षण किया जाता है। तो उसको अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? एक शब्द में उसको ऑटोप्सी के नाम से जाना जाता है। ऑटोप्सी, शव परीक्षण, तो ऑटोप्सी हो गया। ये तीसरा विकल्प पर आ जाइए, ऑटोप्सी तीसरा विकल्प होगा। तो ऑटोप्सी मतलब होता है शव परीक्षण, शव परीक्षण, शव परीक्षण, शव परीक्षण याद रखेंगे कि ऑटोप्सी मतलब शव परीक्षण, द एग्जामिनेशन ऑफ डेड बॉडी टू लर्न द काउज ऑफ डेथ, मरने के बाद जब मौत के कारण को जानने के लिए शव का अंत परीक्षण किया जाता है उसको ऑटोप्सी के नाम से जाना जाता है। तो चलिए 9वां प्रश्न पर चलते हैं। 9वां प्रश्न है, ए लार्ज केज ऑफ बिल्डिंग फॉर कीपिंग बर्ड्स इन, अर्थात पक्षियों को रखने के लिए एक बड़ा पिंजरा या इमारत, एक बड़ा पिंजरा या घर, जो बिल्डिंग को किस नाम से जाना जाता है? तो पक्षी को रखने के लिए एवायरी कहा जाता है, पक्षीशाला जिसको कह सकते हैं, पक्षीशाला, पक्षीशाला एवायरी हो गया पक्षीशाला, पक्षीशाला, पक्षीशाला में पक्षियों को रखा जाता है उसको पक्षीशाला कहते हैं। तो ए लार्ज केज ऑफ बिल्डिंग, ए लार्ज केज और बिल्डिंग फॉर कीपिंग बर्ड, एक ऐसा पिंजरा या घर, इमारत जिसमें पक्षियों को रखा जाता है उसको पक्षीशाला कहा जाता है, एवायरी कहा जाता है। तो चलिए 10वां प्रश्न पर चलते हैं। 10वां प्रश्न हमारा है, 10वां प्रश्न, ए पर्सन हु डज एनीथिंग ओनली फॉर प्लेजर, ए पर्सन हु डज एनीथिंग ओनली फॉर प्लेजर, ऐसा व्यक्ति जो केवल आनंद के लिए कुछ भी करता है, ऐसा व्यक्ति जो केवल आनंद के लिए कुछ भी करता है, तो ऐसे व्यक्ति को शौकीन व्यक्ति कहा जाता है, इसे एमेच्योर कहा जाता है। तो एमेच्योर होगा, पहला विकल्प को सही करेंगे। एमेच्योर मतलब शौकीन व्यक्ति, शौकीन, शौकीन, शौकीन व्यक्ति, शौकीन, शौकीन व्यक्ति, ये शौकीन व्यक्ति याद रखेंगे कि इसको हिंदी में शौकीन व्यक्ति, शौकीन व्यक्ति कहा जाता है। एमेच्योर, ए पर्सन हु डज एनीथिंग ओनली फॉर प्लेजर, मतलब ऐसा व्यक्ति जो आनंद के लिए कुछ भी करता है उसको एमेच्योर कहा जाता है। पहला विकल्प सही होता है। चलिए 11वां प्रश्न पर चलते हैं। 11वां प्रश्न है, ए पर्सन हु वांट्स टू क्रिएट
लॉलेसनेस इन द स्टेट। ऐसा व्यक्ति जो राज्य में अराजकता पैदा करता है या करने वाला होता है, जिसको लॉ से कोई, नियम कानून से कोई मतलब नहीं है, नियम कानून को तोड़ता है, वो अराजक माहौल पैदा करता है, तो ऐसे व्यक्तियों को क्या कहा जाता है? तो उसे अनार्किस्ट कहा जाता है। तो चलिए उसको अनार्किस्ट के नाम से जाना जाता है। तो अराजकता प्रचारक अनार्किस्ट कहा जाता है। तो यहाँ देखिए थोड़ा गलत लिखा गया है, इसको सुधारने की ज़रूरत है। यहाँ गलत हो गया है, इसको सुधार देते हैं। अनार्किस्ट होता है, स्पेलिंग गलत है इसमें तीसरा विकल्प में, तो इसको सुधार देते हैं अनार्किस्ट। याद रखेंगे अनार्किस्ट, तो अनार्किस्ट होगा अर्थात अराजकता का प्रचार करने वाला। ए पर्सन हु वांट्स टू क्रिएट लॉलेसनेस इन द स्टेट। वैसे व्यक्ति जो अराजकता पैदा करने वाला होता है और अराजकता फैलाना चाहता है। आजकल के सोशल मीडिया के युग में व्हाट्सएप फेसबुक के जरिए भी बहुत सारे लोग अराजकता फैला रहे हैं, अनार्किस्ट का काम करते हैं, जो गलत है। तो चलिए तीसरा विकल्प सही होगा 11वां प्रश्न में। और 12वां प्रश्न पर चलते हैं। 12वां प्रश्न, ए प्लेस वेयर weapons and ammunition स्टोरेज। एक वैसा स्थान जहाँ हथियार और गोला बारूद जमा हो या जमा किया जाता है, रखा जाता है, जहाँ हथियार रखे जाते हैं, गोले बारूद को स्टोर किए जाते हैं। तो वैसे जगह को क्या कहा जाता है? तो शस्त्रागार, हिंदी में शस्त्रागार कहेंगे, अंग्रेजी में आर्सेनल कहेंगे, हिंदी में शस्त्रागार, यानी बी विकल्प सही होगा, शस्त्रागार। तो इसको शस्त्रागार कहेंगे, शस्त्रागार, इसको हिंदी में शस्त्रागार और अंग्रेजी में आर्सेनल के नाम से जाना जाता है, यानी बी विकल्प इसमें सही होगा। चलिए 13वां प्रश्न पर चलते हैं। 13वां प्रश्न है, वन हु resides in a country, one who resides in a country of which he is not a citizen। वैसे वह जो उस देश में रहता है जिसका वह नागरिक है ही नहीं। कहने का मतलब कि कोई व्यक्ति जिस देश में रहता है उस देश की उसके पास नागरिकता नहीं है, तो क्या है? एलियन है, विदेशी है, तो उसको एलियन कहा जाता है। पहला विकल्प वो विदेशी होगा, वो हमारे देश का नागरिक नहीं है, जो देश में रह रहा है लेकिन उस देश की नागरिकता उसके पास नहीं है, तो उसको विदेशी कहा जाता है, विदेशी कहा जाता है। याद रखेंगे विदेशी, उसको हिंदी में विदेशी, अंग्रेजी में एलियन कहा जाता है। तो चलिए चौथा प्रश्न पर चलते हैं। 14वां प्रश्न है, चौथा प्रश्न कर रहे हैं, 14वां प्रश्न पर चलते हैं। ये आपको अंग्रेजी ग्रामर का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, जिसमें आप देख रहे हैं प्रैक्टिस सेट, अनेक शब्दों का एक शब्द, जिसका 14वां प्रश्न पर चलते हैं। ए मिनिस्टर रिप्रेजेंटिंग ए स्टेट इन ए फॉरेन कंट्री। ए मिनिस्टर रिप्रेजेंटिंग ए स्टेट इन ए फॉरेन कंट्री, विदेश में किसी राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति को क्या कहा जाता है? तो उसको एम्बेसडर के नाम से जाना जाता है, जिसको राजदूत, आप प्रतिनिधि राजदूत कह सकते हैं। तो एम्बेसडर होगा पहला विकल्प। देखिए जो भारत से अगर बाहर में कोई दूसरे देशों में प्रतिनिधित्व करता है उसको एम्बेसडर के नाम से जानते हैं या प्रतिनिधि के नाम से जानते हैं। और हमारे देश में भी कुछ किसी दूसरे देश के लोग आकर के प्रतिनिधित्व करते हैं तो उसको एम्बेसडर कहते हैं। यानी किसी देश में जा कर के उस देश में प्रतिनिधित्व करना, अपने देश का प्रतिनिधित्व करना, एम्बेसडर के नाम से जाना जाता है, जिसको राजदूत कहते हैं। राजदूत, राजदूत कहते हैं, राजदूत, राजदूत कह सकते हैं।
और प्रतिनिधि राजदूत या प्रतिनिधि भी कर सकते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 15वां प्रश्न पर चलते हैं। ए पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, एक ऐसा व्यक्ति जो ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं करता है। जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता है उसको नास्तिक कहते हैं। जो भगवान में विश्वास नहीं है, गॉड में विश्वास नहीं है, उसको क्या कहेंगे? उसको नास्तिक कहेंगे। नास्तिक मतलब एथेइस्ट। एथेइस्ट तीसरा विकल्प सही होगा, उसको नास्तिक कहेंगे। तो ये तीसरा विकल्प लगा लीजिए सही, उसको नास्तिक कहेंगे। नास्तिक, उसको क्या कहेंगे? उसको नास्तिक कहते हैं। जो भगवान में, ईश्वर में विश्वास नहीं करता है, ईश्वर को नहीं मानता है, उसको हम लोग एथेइस्ट कहते हैं अंग्रेजी में, और हिंदी में नास्तिक कहते हैं। यानी तीसरा विकल्प हमारा सही होगा। तो चलिए 15वां प्रश्न के बाद 16वां प्रश्न पर चलते हैं। 16वां प्रश्न को अब देखते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 16 पर चलते हैं। ए जनरल पार्डन ऑफ पॉलिटिकल ऑफेंडर्स। देखिए यहाँ पार्डन को पर्सन लिखा गया है, इसको गलत कर देते हैं, इसको काट करके, इसको गलत करके पार्डन लिखते हैं। ये पार्डन है, पार्डन पढ़िएगा। ए जनरल पार्डन ऑफ पॉलिटिकल ऑफेंडर, पार्डन मतलब कि क्षमा मांगने के स्थिति में होता है। तो ए जनरल पार्डन ऑफ पॉलिटिकल ऑफेंडर्स, राजनीतिक अपराधियों की एक सामान्य क्षमा। तो ए जनरल पार्डन ऑफ पॉलिटिकल ऑफेंडर्स, राजनीतिक अपराधियों की एक सामान्य क्षमा मांगने की बात होती है, तो उसको पार्डन के नाम से जानते हैं, ए जनरल पार्डन ऑफ पॉलिटिकल ऑफेंडर्स। तो इसको हम क्या कहते हैं? एमनेस्टी के नाम से जानते हैं, एमनेस्टी। तो बी विकल्प लगा दीजिए, इसमें एमनेस्टी होगा। तो बी विकल्प 16 में बी विकल्प होगा एमनेस्टी। तो चलिए 17वां प्रश्न पर चलते हैं। 17वां प्रश्न है, ए मेडिसिन प्रिवेंट्स डिकम्पोजिंग। कहने का मतलब कि एक ऐसी दवा जो सड़ने से, डिकम्पोज होने से बचाता है। एक ऐसी दवा जो सड़ने से बचाए, उसको क्या कहते हैं? उसको एंटीसेप्टिक के नाम से जानते हैं। एंटीसेप्टिक मतलब विषहर। तो एंटीसेप्टिक पर लगा दीजिए, एंटीसेप्टिक, इसको ये विकल्प लगाइए, एंटीसेप्टिक। तो एंटीसेप्टिक होगा। तो चलिए अगला प्रश्न 18वां प्रश्न पर चलते हैं। 18वां प्रश्न है, ए लाइफ स्टोरी ऑफ पर्सन रिटेन बाय सेल्फ। कहने का मतलब है कि स्वयं द्वारा लिखी गई एक व्यक्ति की जीवनी, एक ऐसा जीवनी जिसको अपने आप लिखा जाता है, स्वयं अपने से लिखा जाता है। ए लाइफ स्टोरी ऑफ ए पर्सन रिटेन बाय सेल्फ, जो अपने से अपनी जीवनी को लिखते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? तो ऐसे व्यक्ति को ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। वैसे जीवनी को हम लोग क्या कहते हैं? ऑटोबायोग्राफी, जिसको आत्मकथा कहते हैं। और दूसरे के लिए ये जीवनी को अगर दूसरे कोई लिखता है तो उसको बायोग्राफी के नाम से जानते हैं, इसको ऑटोबायोग्राफी के नाम से जानते हैं। जिसको अपने से अपना जीवनी अगर कोई लिखता है तो उसको क्या कहते हैं? ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी मतलब आत्मकथा। ये आत्मकथा है, आत्मकथा उसको कहेंगे। आत्मकथा हो गया ये, इसको आत्मकथा याद रखिएगा। तो ये आत्मकथा होगा जो वैसा जीवनी जो स्वयं लिखा जाए, अपनी जीवनी अपने लिखा जाए, उसको आत्मकथा कहते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। 19वां प्रश्न है, ए
a government run by the nobility or the rich and the elite people. A government run by the nobility or the rich and the elite people. कहने का मतलब कि बड़प्पन या अमीर और कुलीन लोगों द्वारा चलाई जाने वाली सरकार, जो कुलीन लोगों द्वारा जो सरकार चलाया जाता है, बड़े बड़े लोग अमीर लोगों द्वारा जब अगर सरकार चलाया जाएगा तो उसको क्या कहा जाता है? तो वो शिष्ट जनों का, अच्छे लोगों की सरकार होती है, तो उसे अरिस्टोक्रेसी के नाम से जाना जाता है। अरिस्टोक्रेसी तीसरा विकल्प सही होगा, इसको अरिस्टोक्रेसी के नाम से जाना जाता है। अरिस्टोक्रेसी याद रखेंगे कि ये गवर्नमेंट रन बाय द नोबिलिटी और द रिच एंड द इलाइट पर्सन, तो जो बड़े अमीर और कुलीन लोगों द्वारा जो शासन चलाया जाता है उसको अरिस्टोक्रेसी के नाम से जाना जाता है। चलिए 20वां प्रश्न पर चलते हैं। 20वां प्रश्न है हमारा द रिटर्न ऑफ डे। द रिटर्न ऑफ डेट कहने का मतलब कि एक तारीख की वापसी, एक ऐसी तारीख जो वापसी करे पुनः, उसको वार्षिकोत्सव के नाम से जाना जाता है, एनिवर्सरी के नाम से जाना है। कोई ऐसा तारीख है जिसे पुनः अगले साल उस चीज़ को वापसी करता है या फिर पुनः वह तारीख वापस आता है और उस दिन हम उस तिथि को क्या कहते हैं, उसको एनिवर्सरी के नाम से जाना जाता है, जिसको वार्षिकोत्सव के नाम से जाना जाता है। एनिवर्सरी, एनिवर्सरी, वार्षिकोत्सव, 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 वार्षिकोत्सव याद रखेंगे, वार्षिकोत्सव। ये वार्षिकोत्सव हो गया, वार्षिकोत्सव के नाम से उसको जानेंगे, एनिवर्सरी के नाम से जानते हैं। द रिटर्न ऑफ ए डेट। चलिए 21वां प्रश्न पर चलते हैं। दैट हैपन्स एवरी ईयर, दैट हैपन्स एवरी ईयर जो हर साल होता है, प्रत्येक वर्ष, प्रत्येक वर्ष उसे मनाया जाता है, प्रत्येक वर्ष होता है, उसको क्या कहते हैं? उसे एनुअल के नाम से जाना जाता है। बी विकल्प सही होगा, बी विकल्प को सही लगाएंगे, एनुअल, जिसको वार्षिक कहा जाता है। वार्षिक, वार्षिक के नाम से जानेंगे, वार्षिक, एनुअल। तो ये वार्षिक हो गया, एनुअल हो गया, जो हर वर्ष आता है। अगला प्रश्न 22वां प्रश्न पर चलेंगे। 22वां प्रश्न, चलिए 22वां प्रश्न देख लेते हैं। 22वां प्रश्न है दैट कैन बी हियर्ड, दैट कैन बी हियर्ड जिसे सुना जा सकता है। सुने जाने वाला, जिसको सुन लिया जा सकता है, उसको क्या कहा जा सकता है? जिसको हम लोग सुनते हैं उसको ऑडिबल कहते हैं। तो ऑडिबल, ऑडिबल होगा। तो यहाँ हमारा विकल्प में ऑडिबल है ही नहीं, तो चलिए हम पहला क्वेश्चन को डिलीट करके ऑडिबल इसमें लिख देते हैं। ऑडिबल होगा, ऑडिबल लिख लेते हैं। इस विकल्प में गलत है, भी चारों विकल्प में कोई विकल्प सही नहीं है, इसलिए इसको पहला विकल्प को ही हम सही कर देते हैं, ऑडिबल कर देते हैं। ऑडिबल मतलब होता है सुनाई देने योग्य। तो सुधार लेंगे, पहला विकल्प को सही करके इसको एनुअल ना रख करके गलत लिखा गया है, तो इसको ऑडिबल कर लेंगे। दैट कैन बी हेयर्ड यानी ऑडिबल, यानी सुनाई देने योग्य, जिसे सुना जा सकता है, इसको ऑडिबल कहते हैं। तो चलिए 23वां प्रश्न पर चलते हैं। वन हु होल्ड्स द बिलीफ, वन हु होल्ड्स द बिलीफ दैट नथिंग कैन बी नॉन विदाउट गॉड, मतलब कि वह जो यह विश्वास रखता है
कि ईश्वर के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है, कुछ भी नहीं जाना जा सकता है। वैसा विश्वास लोगों में ऐसा विश्वास है कि ईश्वर के बिना कुछ भी नहीं जाना जा सकता है, कोई भी चीज़ को जाना नहीं जा सकता है, या कोई भी बात को जाना असंभव है, तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे एग्नोस्टिक के नाम से जाना जाता है। अज्ञेयवाद जिसको हिंदी में कह सकते हैं, एग्नोस्टिक कहेंगे। अज्ञेयवाद जिसको अज्ञेयवाद इसको अज्ञेयवाद कहेंगे। तो चलिए 24वां प्रश्न पर चलते हैं। 24वां प्रश्न है, ए वार लाइक और मैस्कुलिन वोमेन। ए वार लाइक और मैस्कुलिन वोमेन कहने का मतलब कि एक जंगी या मर्दाना महिला, वैसा महिला जो वार लाइक कहेंगे मतलब कि जंग करने योग्य हो, है ना, और मर्दाना ताकत रखने वाली महिला जो है मैस्कुलिन, पुरुष के समान जो जंग करने वाली महिला है, उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे स्त्री योद्धा। स्त्री योद्धा जिसको कहेंगे, अमेजन के नाम से जाने जाते हैं। अमेजन, देखिए पहला विकल्प होगा अमेजन, इसको स्त्री योद्धा के नाम से जाना जाता है। स्त्री योद्धा याद रखेंगे, स्त्री योद्धा अमेजन कहेंगे। ए वार लाइक ऑफ मैस्कुलिन वोमेन। चलिए 25वां प्रश्न देख लेते हैं। 25वां प्रश्न ये हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का ये लास्ट प्रश्न है। प्रैक्टिस सेट ये 1 होगा, इसके बाद और बहुत सारे प्रैक्टिस सेट इसका आएंगे। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का ये पहला प्रैक्टिस सेट है, और दूसरा तीसरा बहुत सारे प्रैक्टिस सेट इसके साथ आएंगे, क्योंकि वन वर्ड्स बहुत है जिसको जानना आपको ज़रूरी है, जो प्रतियोगिता परीक्षाओं में, विभिन्न तरह के प्रतियोगिता परीक्षाओं में आपको काम आएगा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा वन वर्ड्स को याद रखना जरूरी है। तो 25वां प्रश्न देख लेते हैं। ए पर्सन चूजन और अपॉइंटेड बाय पार्टी इन कंट्रोवर्सी टू डिसाइड देयर डिफरेंस। कहने का मतलब है कि आप अपने मतभेदों को तय करने के लिए विवाद में पार्टियों द्वारा चुना या नियुक्त किया गया व्यक्ति। ए पर्सन चूजन अपॉइंटेड बाय पार्टी इन कंट्रोवर्सी टू डिसाइड देयर डिफरेंस। तो अपने मतभेदों को तय करने के लिए विवाद में पार्टियों द्वारा चुना गया, नियुक्त किया गया व्यक्ति को किस नाम से जाना जाता है? तो उसको आर्बिट्रेटर कहा जाता है। आर्बिट्रेटर मतलब होता है निर्णायक। याद रखेंगे कि आर्बिट्रेटर चौथा विकल्प है, इसको निर्णायक के नाम से जाना जाता है। निर्णायक, ये निर्णायक हो गया, तो याद रखेंगे निर्णायक कहेंगे इसे, आर्बिट्रेटर। तो ये हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का ये पहला प्रैक्टिस सेट है जो आप तक पहुंचा रहे हैं। हम समझते हैं कि आप सब लोग इसे पढ़ करके समझेंगे और इसे याद रखेंगे। अगला प्रैक्टिस सेट हम जल्द आप लोगों के बीच में लेकर के आएंगे। आज के वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सब हमारे वीडियो को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।